हम एक हैं तो सेफ है। ये है नरेंद्र मोदी जी का एक है तो सेफ है। जिसकी जैसी भावना है सेफ का अर्थ उसको वैसा ही समझ आएगा। बीजेपी और आरएसएस ये तो शहर के जैसा है। अनेक है तो अखंड है। ये गाड़ी जो है ये औरंगजेब फैन क्लब है, औरंगजेब फैन क्लब। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत। और महाभारत में आज पूछ रहे हैं कि 20 को कौन होगा 21। जी हां, 20 तारीख यानी 2 दिन बाद वोट पड़ने वाले हैं महाराष्ट्र की सभी विधानसभा सीटों के लिए, यूपी के उपचुनावों के लिए और झारखंड की बाकी बची सीटों के लिए। लेकिन 20 तारीख को कौन 21 साबित होगा, आज महाभारत में ये सवाल पूछ रहे हैं। और इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि कुछ ही घंटे बचे हैं वोटिंग के लिए। इस चुनाव में मुद्दों से ज्यादा नारों की गूंज रही और जिसका नारा हिट वो सुपर हिट, ऐसा ही लग रहा है। इसीलिए आज महाभारत में ये भी पूछेंगे कि कौन सा नारा सुपर हिट रहा, ये भी पूछेंगे कि कौन से मुद्दे की गूंज रही, और ये भी पूछेंगे कि आखिर जो वादे किए जा रहे थे क्या पूर्ण बहुमत की सरकार इन सब राज्यों में बनती नजर आएगी, यानी झारखंड और महाराष्ट्र में, और यूपी का गणित क्या कह रहा है। लेकिन आपको सबसे पहले यह भी बताऊं कि नारों की शोर क्या रही। जो नारों का शोर रहा इस चुनाव में वो कौन कौन से नारे थे। आज उनमें से एक नारा राहुल गांधी ने दे दिया, एक है तो सेफ है, और उसका मतलब समझा दिया, यानी प्रधानमंत्री वाले नारे को राहुल गांधी ने बता दिया। लेकिन जो नारों की बौछार इस पूरे चुनाव में रही है, जिन्होंने मुद्दों को भी जन्म दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया एक है तो सेफ है। योगी आदित्यनाथ ने कहा बटेंगे तो कटेंगे। वहीं अखिलेश यादव भी एक अपना नारा लेकर आ गए। अखिलेश यादव कह रहे हैं और असदुद्दीन ओवैसी भी बटेंगे तो कटेंगे की काट ढूंढने के लिए आए। अब जब योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे, तो अखिलेश यादव कह रहे हैं जुड़ेंगे तो जीतेंगे। वहीं इसी के साथ साथ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भाई ये बांटने वाले नारे हैं, अनेक है तो अखंड है, ये मेरा नारा है। क्या इस नारे की गूंज रहेगी इस चुनाव में? मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज बीजेपी आरएसएस जहरीला सांप वाला दांव भी चल दिया प्रचार के आखिरी क्षणों में। और वहीं उद्धव ठाकरे जो कहते आए कि हिंदुत्व कार्ड खेलती है बीजेपी, इनका हिंदुत्व घर जलाने वाला है, मेरा घर चलाने वाला है, क्या इस पर जनता जाएगी? ये भी पूछ रहे हैं कि जब अमित शाह देश के गृह मंत्री कहते हैं कि इंडी औरंगजेब फैन क्लब बन गया है, तो क्या उस पर भरोसा कर रही है देश की जनता? वहीं देवेंद्र फडणवीस जब कहते हैं वोट जिहाद अगर दूसरी तरफ हो रहा है तो उसका जवाब धर्म युद्ध से देंगे, तो क्या हिंदू वोटर भी कंसोलिडेट हो रहा है? क्या मुस्लिम वोटर ने तो वोट जिहाद की बात कह दी, मुस्लिम बोर्ड्स ने वोट जिहाद की बात कह दी, क्या हिंदू वोटर भी कंसोलिडेट हो रहा है? राहुल गांधी कह रहे हैं कौन एक कौन सेफ। ये जब वो कहते हैं तो आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कुछ तस्वीरें दिखाई हैं। अब मैं आपको दिखाती हूं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ क्या। राहुल गांधी आए एक सेफ लेकर, यानी एक तिजोरी लेकर, और उन्होंने कहा कौन एक कौन सेफ। उन्होंने तिजोरी को खेला और तिजोरी के अंदर से एक पोस्टर निकाला, एक है तो सेफ है, प्रधानमंत्री का नारा है। उन्होंने कहा कि देखिए कौन एक है तो सेफ है। जब अडानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक हैं तभी वो सेफ हैं। उन्होंने ये वाला वार चल दिया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ खत्म होगी तो दूसरी बीजेपी की शुरू हो जाएगी। संबित पात्रा भी एक पोस्टर लेकर आ गए। उन्होंने कहा माल तिजोरी के अंदर, दोनों बेल पर बाहर। एक तस्वीर सोनिया गांधी की, एक राहुल गांधी की। उन्होंने कहा ये दोनों तो बेल पर बाहर हैं और ये बता रहे हैं कि कौन माल अंदर कर रहा है, कौन किसके सेफ में देख रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी को पोपट तो बाला साहेब ठाकरे कहते थे और इस छोटे पोपट ने पार्टी ही चौपट कर दी। एक और तस्वीर आपको दिखाती हूं। जब राहुल गांधी एक है तो सेफ है में अडानी की तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दिखा रहे हैं, तो वहीं बीजेपी ने एक पोस्टर जारी किया। बीजेपी ने एक पोस्टर जारी किया जिसमें अडानी की तस्वीरें अलग अलग नेताओं के साथ थी, और वो तस्वीर देख लीजिए। एक उन्होंने दिखा दिया कि अडानी तो अशोक गहलोत के भी साथ है, रॉबर्ट वाड्रा के भी साथ है, शरद पवार के भी साथ है, ममता बनर्जी और शशि थरूर के भी साथ है। तो ये जब आपके नेताओं के साथ है तब आपको ये पोस्टर याद नहीं आता, इसीलिए उन्होंने कह दिया एक है तो सेफ है। लेकिन राहुल गांधी
फेक हैं। आज इन्हीं सब मुद्दों पर महाभारत कर रही हूं। एक रिपोर्ट आप देख लीजिए, फिर महाभारत। अब गया चुनावी शो, किसका चलेगा जोर? 20 को कौन साबित होगा 21? 20 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए आज चुनावी शोर थम गया। पक्ष हो विपक्ष खूब पैतरे अपनाए। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को 288 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होना है। झारखंड में 2 दिन बाद दूसरे चरण में 38 सीटों पर वोटिंग होगी। साथ ही यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान होना है। तमाम पार्टियों ने अपना दमखम झोंक दिया। चुनावी माहौल में योगी ने नारा दिया, बटेंगे तो कटेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, एक है तो सेफ है। लेकिन राहुल गांधी पर एक है तो सेफ का असर किस कदर पड़ा, आप इन तस्वीरों से समझिए। राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें राहुल एक सेफ लेकर ही पहुंच गए और सेफ खोलकर मोदी अडानी की फोटो निकाल दी और क्या कुछ कहा ये भी सुनिए। एक है तो सेफ है, ये नरेंद्र मोदी जी की महाराष्ट्र सरकार की स्ट्रेटजी है। हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं। ये देखिए, एक है तो सेफ है, देख लीजिए। और ये इन सब के बीच बीजेपी ने राहुल को जमकर घेरा। छोटे पोपट के प्रेस कॉन्फ्रेंस को हमने आज देखा है। इस छोटे पोपट के लिए मैं कहूंगा कि जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, वो समझे सेफ का अर्थ तैसी। समझने वाले सेफ का सही अर्थ समझते हैं, सुरक्षा प्रदान करना, सुरक्षित रहना। और सेफ का दूसरा अर्थ तिजोरी भी होता है। जाकी रही भावना जैसी, जो तिजोरी में सेंध मारते हैं वंशों से, दादा परदादा, दादी, पापा, मम्मी, सबने मिलके जो सेंध मारने का काम किया है, तो स्वाभाविक रूप से जब आप सेफ बोलेंगे तो आपको तिजोरी ही दिखेगा। ये मोटा माल जो गांधी परिवार ने लूटा है वो है तिजोरी के अंदर, और तिजोरी के बाहर ये एक्यूज नंबर 1 और एक्यूज नंबर 2 दोनों बेल पे बाहर हैं। और दूसरा पोस्टर है छोटा पोपट कर दी अपनी पार्टी चौपट, और ये छोटा पोपट नामांकन बाला साहेब ठाकरे द्वारा किया गया है। इतना ही नहीं, बीजेपी ने खड़गे पर भी पलटवार किया। खड़गे ने कभी भगवा पर सवाल उठाया तो कभी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को आतंकी कह दिया। इससे भी मन नहीं भरा तो उगल दिया जुबानी जहर। बीजेपी और संघ की जहर से कर दी तुलना। वो बीजेपी और आरएसएस जहर के जैसा है। जहर मालूम है ना आपको? तो इसलिए ये जहरीले सांप को आप मार देना चाहिए। दुर्भाग्य की बात है। मैं मान के चलता हूं कि वो अपनी पार्टी को संभाल ले, वही बहुत है। भाजपा और संघ के बारे में उनको कहने का अधिकार नहीं। राहुल गांधी कहते हैं कि मैं मोहब्बत की दुकान चलाता हूं। मोहब्बत की दुकान की भाषा ये है कि जहरीला सांप है, भाजपा मार देना चाहिए। ये तो पराकाष्ठा है। ने भी धर्मादेश जारी कर दिया है। हिंदू धर्मगुरूंनी फतवा काढायला पाहिजे, हिंदू धर्मगुरूंनी धर्मादेश करायला पाहिजे। जो हिंदू हिताची गोष्ट करेल त्यालाच मतदान करा आणि महाराष्ट्रात विशेषत्वानं शिंदे सरकारच पुन्हा बसवा, असा मी धर्मादेश करतो। अब सवाल ये कि क्या देश में चुनाव मौलाना और धर्मगुरु जितवाएंगे? क्या देश में चुनाव फतवा बनाम धर्मादेश पर होगा? कुछ घंटों का समय बचा है। जनता के जनादेश से कौन होगा सेफ और कौन हो जाएगा अनसेफ? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मेरे साथ महाभारत में जो मेहमान है, परिचय आपसे करा देती हूँ। बीजेपी के प्रवक्ता चारू प्रज्ञा जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। राजनीतिक विश्लेषक, आरएसएस समर्थक प्रोफेसर संगीत रागी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजीज खान जुड़ रहे हैं। कांग्रेस के नेता अजय वर्मा जी और शिवसेना उद्धव गुट के नेता किशोर तिवारी जी जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मुझे लगता है कि प्रचार खत्म हो गया है। अब जो नारों की गूंज थी उनमें से कौन सा नारा हिट है,
किसको सुपर हिट बनाएगा, 20 तारीख को तो जनता ने जाकर वोट देना है। लेकिन सबसे बड़ी बात, आज जो आखिरी नारा आया और वो जाते जाते राहुल गांधी ने दे दिया चारू जी, वो प्रचार का आखिरी दिन था आज और उन्होंने कह दिया कौन एक है कौन सेफ है, जरा देख लीजिए। उन्होंने सेफ भी खोल दिया, सेफ के अंदर से तस्वीर भी निकाल दी। उस तस्वीर पर आपने भी कई तस्वीरें निकाल दी। अब मुझे ये बताइए सेफ कौन है, कौन अनसेफ है 20 तारीख को? सुचारिता जी नमस्ते। एंड बहुत समय के बाद मैं आपके आज शो पर आई हूँ, तो मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। देखिए, समस्या ये है कि आज राहुल गांधी और उनके सारे सहयोगी लोग अपना डेस्परेशन दिखा रहे हैं। वो ये दिखा रहे हैं कि वो किस हद तक कॉर्नर्ड फील कर रहे हैं, क्योंकि देश की जनता को उनकी असलियत समझ आ गई है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप मुझसे पूछिए तो एकदम बचपने की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। छोटे बच्चे जैसी हरकतें करते हैं ना, ये कुछ इस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। तो अगर बाला साहेब ठाकरे राहुल गांधी को अपने समय पर छोटा पोपट कहते थे तो क्या गलत कहते थे? छोटे भी हैं और पोपट भी हैं, और मुझे कुछ ऐसा लगता है कि जीवन भर छोटे पोपट ही ये रह जाएंगे। आज उन्होंने ये तो सोचा नहीं कि खुद शीशे के महल में रहते हैं वो, इधर उधर अगर वो उंगली उठाएंगे तो अगर उनके काले चिट्ठे जनता के सामने और खुलते चले जाएंगे तो उनका क्या होगा। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इनफैक्ट इस बात पे मोहर लगाती है कि महायुति वापस सरकार बनाने जा रही है और बहुत बड़े बहुमत के साथ वापस सरकार बनाने जा रही है। हमने फर्क देखा पहले 2.5 साल के शासन का और अब 2.5 साल के शासन में। हमने इस बार ये देखा कि अगर हम एकता की मांग करते हैं तो कांग्रेसी कैसे हिल जाते हैं। भाई क्यों नहीं हिलेंगे, ये तो अंग्रेजों के जमाने से चलते आ रहे लोग हैं, तो इन्हें तो अंग्रेजी ही पसंद आती है। तो अगर विंस्टन चर्चिल कहते हैं यूनाइटेड वी स्टैंड तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हम कहेंगे एक हैं तो सेफ हैं तो इनको आपत्ति है। विंस्टन चर्चिल कहते हैं डिवाइडेड वी फॉल तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर योगी जी कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, इन्हें आपत्ति हो जाती है। अच्छा, इन्होंने क्या क्या नहीं कह डाला भारतीय जनता पार्टी को, क्या क्या नहीं कहा। आज इन्होंने सांप कहा, ऐसा सांप जिसको मार डालना चाहिए। इससे पहले इनके नेता ने कुत्ता कहा। इनकी आप भाषा का प्रयोग देखिए, आप ये महिलाओं का सम्मान करना नहीं जानते। महायुति की जो नेता हैं शाइना जी, उनके ऊपर उन्होंने किस तरीके के वार किए शब्दों से। उसके बाद एक तरफ पलट के इन्होंने माफी भी नहीं मांगी। और सबसे बड़ी बात यह है, झूठे आप क्या वाकई सोच रही थी कि राजनीति में कोई माफी मांगता है क्या? चारू जी, चारू जी आप कह रही हैं पलटकर माफी नहीं मांगी, कोई मांगता है माफी क्या? हमारे मोदी जी तो नहीं, हमारे मोदी जी तो आपको याद है जब जो किसान के लॉज थे जब वो वापस लिए गए थे, मोदी जी ने माफी मांगी थी। माफी मांगने से इंसान बड़ा होता है, छोटा नहीं होता। आज इनकी जिस तरीके की हरकत है, जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग है, पॉलिसी पे जीरो फोकस है। देखिए अब मैं एक बार देखिए आपका जो सवाल है, मैं एक बार किशोर जी से पूछ लेती हूँ। किशोर जी से पूछ लेती हूँ क्योंकि आपकी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। किशोर जी उन्होंने कहा कि छोटा पोपट तो हम नहीं कहते थे, वो तो बाला साहेब ठाकरे कहते थे। तो उन्होंने कहा हम तो उसी को आगे बढ़ा रहे हैं और उसी बात को आगे रख रहे हैं। अब जहां एक तरफ राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म नहीं कर रहे थे, बीजेपी तैयार थी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, उन्होंने कर दी। अब ये पोस्टर निकालना, एक है सेफ है, उन्होंने कितनी तस्वीरें जारी कर दी कि भाई अडानी के साथ आपके इतने नेताओं की फोटो है। तो ये जाते जाते इन्होंने आखिरी दाव तो चलने की कोशिश की किशोर जी, लेकिन उन्होंने बाला साहेब ठाकरे का नाम लेकर हमला कर दिया भाई राहुल गांधी पर। ऐसे तो बहुत क्लिप आएंगे, क्योंकि हम 28 साल बीजेपी के साथ समझौता था और कांग्रेस हमारी प्रमुख प्रतिद्वंदी पार्टी। लेकिन एक बात मैं बता रहा हूं, मुद्दे से भटकाने का ट्राई बीजेपी ने बहुत किया, इलेक्शन को पोलराइज करने का भी किया, और लेकिन मुद्दे जो महाराष्ट्र में थे, एक प्रमुख मुद्दा था किसानों को कपास और सोयाबीन को मूल्य नहीं मिल रहा, उसकी खरीदी नहीं हो रही, किसानों के आत्महत्या का था, बेरोजगारी का बहुत बड़ा मुद्दा था, महंगाई का था, और जो प्रोजेक्ट गुजरात में चले गए उसको रिस्टोर करने का एक मुद्दा था। और इस पर उद्धव ठाकरे ने भाषण दी। नहीं तो मैं मोदी जी की वो लैंग्वेज या योगी जी की लैंग्वेज या अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस की लैंग्वेज को इंडोर्स करता हूँ, नहीं तो मैं खारगे जी के भाषण को इंडोर्स करता हूँ। मैं आरएसएस में था, आरएसएस में हूँ, और आरएसएस में मुझे कभी भी दलित द्वेष, मुस्लिम द्वेष नहीं सिखाया। बीजेपी में चंद नेता है, मोदी, शाह, देवेंद्र फडणवीस तरीके, जो नफरत सिखाते हैं, मुस्लिम का द्वेष सिखाते हैं। उसमें अभी एडिशन हो गया योगी आदित्यनाथ का। तो ये सब चीजें महाराष्ट्र में बीजेपी की नेताओं ने
उनको डिस्टर्ब कर दिया। उनकी प्रचार की सभाएं 3 दिन से नहीं हो रही। बहुत अच्छी बात है। देखिए किशोर जी ये बड़ी बात है कि आप यहाँ बैठकर जिस तरह से बीजेपी के नारों को डिसमिस कर रहे हैं, आप ये भी कह रहे हैं कि खड़गे जी अगर ये कहते हैं जहरीला सांप है इसे मार देना चाहिए तो वो भी गलत है। ये आप कहने की हिम्मत रखते हैं, मैं ये कह रही हूँ, ये बड़ी बात है। लेकिन क्या अजय जी ये बात कह पाएंगे? अजय जी, चुनाव के आखिरी में जाते जाते अपनी बात कर देनी चाहिए थी कांग्रेस पार्टी को, क्या करेंगे, क्या प्लान है, सरकार में आते हैं तो क्या कर सकते हैं, लेकिन जाते जाते भी इन्हीं को सांप, इन्हीं को मार दो। देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था से संबंधित जो महाराष्ट्र है वो ये समझ लीजिए देश की आर्थिक राजधानी मानी जाती है। आप सब लोगों को ये भारतीय जनता पार्टी और उसके ये काटने बांटने वाली यूनिवर्सिटी के चांसलर नरेंद्र मोदी जी और 2 वाइस चांसलर योगी जी और हेमंत विश्व शर्मा जी ये इसमें उलझा रहेंगे। और पता वहां क्या हो रहा है, धार भी एक जगह है, हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग सुनो, धार भी एक जगह है महाराष्ट्र में, 1500 एकड़ जमीन अडानी को रीडेवलपमेंट के लिए हजारों करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाने के लिए दे दी। उस पर चर्चा ना आप करेंगे सुचेरिता जी, ना आपका चैनल करेंगे, ना महाराष्ट्र के लोग जो ये जिंदाबाद मुर्दाबाद हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं वो करेंगे। अरे इस तरह से एक है और सेफ के नारे इसलिए दिए जा रहे हैं। और राहुल जी ने जो दिखाया है वो सही दिखाया है, सही कहा है। धारवी की वो जमीन 1500 एकड़ रिडेवलपमेंट के लिए आखिर कैसे दे दी, क्यों दे दी, और देश में डेवलपर नहीं है? क्योंकि अडानी जी इनके परम मित्र हैं और 4 लोगों को तो सर वो तस्वीरों पर भी बोलिए जिसमें रॉबर्ट वाड्रा अडानी के साथ घूम रहे हैं, रॉबर्ट वाड्रा भी अडानी के साथ घूम रहे हैं, वो क्यों घूम रहे हैं भाई उनके साथ? शशि थरूर क्यों घूम रहे हैं? अशोक गहलोत क्यों घूम रहे हैं? राजस्थान की सरकार भी मैं सिर्फ ये कह रही हूँ बीजेपी ने भी तो वार पर पलटवार किया है भाई, वो करेगी। फोरम में 15,000 करोड़ का MOU साइन करके आए हैं। अरे बीच में फिर ये आ गई हैं, अब ये बीच में आ गई हैं, थोड़ी देर रुक तो जाइए। ठीक है, वो रुकेंगी, जब आप इस पर बोलिए ना। 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले के लिए 27 अक्टूबर को प्रधानमंत्री जी कहते हैं जेल जाएंगे, चक्की पीसेंगे भ्रष्टाचारी महाराष्ट्र के अजीत पवार। और 4 तारीख को वो इनकी पार्टी में बीजेपी नामक वॉशिंग मशीन में धुलकर और भाजपा नामक पाउडर से साफ होकर आ जाते हैं, तो इनका ईडी पोर्टल से भी नाम हट जाता है। और सुन लीजिए, अब अजीत पवार साहब जो है ना इनके नारे से सहमत है, इनके गठबंधन के सहयोगी हैं, ना प्रफुल्ल पटेल कहते हैं अरे ये तो जुमले हैं, हमें नहीं चाहिए। तो इस देश में ये भाजपा जो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी द्वारा प्रतिपादित स्थान उत्पादित करने के लिए इस यूनिवर्सिटी का काम नहीं चलने का। अब यहाँ ये तो देश जनता मुद्दों पे लड़ाई लड़ रही है, महाराष्ट्र का लोग वोटर मुद्दों पे मां मराठी मानुस की लड़ाई लड़ेगा, उद्धव जी और बाला साहब ठाकरे की बात मानेगा, अजीत पवार की नहीं शरद पवार जी की मानेगा, और महात्मा गांधी की बात मानी जाएंगी, गॉडसे की विचारधारा नहीं चलेगी। इस महाराष्ट्र में महाराष्ट्र का महा मराठी मानुस वोटर महाविकास आघाड़ी को पूर्ण बहुमत से ऊपर सरकार बना के जा रहा है। परसों वोट पड़ेंगे, आप देख लीजिए। ये बांटने नहीं, आप कह रहे हैं आपकी सरकार आ रही है महाराष्ट्र में, इसका मतलब हिंदुस्तान में लॉ एंड ऑर्डर खराब है। महाराष्ट्र में महागाड़ी की सरकार बन रही है। अजय जी, मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है कि हरियाणा में भी हमने आपसे वोटिंग से पहले इसी तरह चर्चा की थी, आपने 65 सीटें बताई थी, फिर वहां खेल बिल्कुल बिगड़ गया, उल्टा ही हो गया। अब इस बार मैं आपका आंकलन एक पूछ रही हूं और उसके बाद उसी आंकलन पर बात करेंगे 23 तारीख को। जरा बताइए आंकलन क्या है महाराष्ट्र के लिए आपका? फिर मैं सुन लीजिए, मैंने हरियाणा में 57 से 60 सीटें बताई थी और हमारी 38 सीटें आई हैं, हम 6 सीट जीते, 37-38 सीट, और 22 सीटों पे हमने जो चुनाव आयोग को जो इनका आदर्श सहयोगी है उसको हमने शिकायत कर लिया और उल्टा उसने शिकायत का कुछ नहीं दिया। 22 सीटें हमें कि आप चुनाव हार गए अजय जी। नहीं हारे, 65, 38, 60 उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आप चुनाव हार गए जीते। अब मुझे ये बताइए यहाँ पर कितनी सीटें आ रही है, सरकार बन रही है आपकी, और 12% वोट हमारी बड़ी। सुचेरिता जी सुन लीजिए, 12% वोट हमारी बनी। अब मैं महाराष्ट्र पे बताना चाहता हूं, महाराष्ट्र पे हम 180 से 188 सीट जीत रहे हैं, महाविकास आघाड़ी 180 से 180। चारू जी को ऑडियो कोई बंद नहीं करिए, सरकार बनाने जा रहे हैं। चारू जी को ऑडियो दीजिए। 180 का आंकड़ा वो दे रहे हैं। मैं एक बार चारू जी वापस आऊंगी, प्रोफेसर रागी और अजीज खान साहब के पास जाना है मुझे। अजीज खान साहब को लीजिए जरा। अजीज खान साहब, मैं आपका एक आंकड़ा जरूर पूछूंगी क्योंकि 9 विधान जो सीटों पर वोटिंग हो रही है 20 तारीख को, अब इसको लेकर बहुत से, आज तो अखिलेश जी ने एक लंबा पोस्ट किया है एक्स पर, और उन्होंने कहा है कि जो उन्होंने हालांकि पोस्ट महाराष्ट्र पर किया है कि महायुति के महादुखी वाले दिन अब जाने वाले हैं।
अब अच्छी सरकार आने वाली है। लेकिन यूपी का हाल तो बताइए हमें, 9 सीटों पर कितने पे आप आ रहे हैं, क्योंकि अब प्रचार खत्म है। देखिए सुचेता जी, अभी मैंने चारू जी को सुना जी, उन्होंने कहा छोटा पोपट। शायद उनको अंदाजा नहीं है कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका, ये धमाका होने जा रहा है और शायद ये ऐतिहासिक धमाका होगा, क्योंकि इन्होंने बहुत डाइवर्ट करने की कोशिश की पूरे चुनाव में। मैंने भी बहुत डिबेट किया और मैंने भी तमाम चैनलों पे जाकर के अपनी बात को रखा, लेकिन बीजेपी के लोग लगातार हताश, निराश और परेशान दिखे। इन्होंने मुद्दे को बहुत भटकाने की कोशिश की, बटेंगे तो कटेंगे और ना जाने क्या क्या नारा चलाने की कोशिश की, लेकिन एक भी नारा चला नहीं। जनता अपने मांग पर अडिग रही। महंगाई, बेरोजगारी, किसानों का मुद्दा महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक छाया रहा, नहीं चला। यहां तक कि बटोगे कटोगे से इनके अपने नेता संतुष्ट नहीं रहे, इनके अपने लोग बट गए, क्योंकि इनके नारों में कहीं ना कहीं जहर दिख रहा था। ऐसी भाषा का इस्तेमाल ये कर रहे थे जो शायद बीजेपी के लोग जो हैं, इनके अपने नेता उससे संतुष्ट नहीं, चाहे माननीय राजनाथ जी हो, केशव प्रसाद मौर्य जी हो, पंकजा मुंडे रही हो, उसके साथ साथ अजीत दादा पवार। जिस तरीके से लोगों ने खंडन किया, जिस तरीके से इसका विरोध किया, यकीनन ये एहसास बीजेपी ने किया कि बीजेपी इस देश को बांटना चाहती है और आपस में हिंदू और मुसलमान करके लोगों में नाइत्तेफाकी पैदा करना चाहती है। ये बीजेपी की रणनीति रही, लेकिन ये कामयाब नहीं हुई। एक बात आप समझिए, क्योंकि जनता अडिग रही। आपने कहा उत्तर प्रदेश, देखिए उत्तर प्रदेश में तो एक तरफा चुनाव है, यहां समाजवादी पार्टी लड़ ही नहीं रही है, जनता लड़ रही है। क्योंकि जनता ने सुन लीजिए मेरी बात, इंपॉर्टेंट बात है, जनता ने मन बनाया। अब इन्होंने क्या किया है, अधिकारियों को आगे कर दिया है। हर जगह का अधिकारी वो बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पे काम कर रहा है उत्तर प्रदेश। अच्छा देखिए, अब आप जो ये बात कह रहे हैं, बीजेपी को लोग गंभीरता से नहीं ले रहे। आप जो बात कह रहे हैं, इसी को लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने एक ट्वीट भी किया था। ये सच्चाई है। देखिए केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट जो किया था, उन्होंने यही कहा कि अभी से समाजवादी पार्टी की जो भाषा है वो ऐसी हो गई है कि वो हार स्वीकारने लगे हैं। तो आप जब कहते हैं कि ये चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, इनकी तरफ से अधिकारी लड़ रहे हैं, इन्होंने पूरा माहौल सेट कर दिया, इन्होंने पूरी सेटिंग कर ली, तो ऐसा लगता है वो वाली भाषा है क्या? ये वो वाली भाषा है जो जब नतीजे आने लगते हैं तो अपने बचाव में कही जाती है। उन्होंने पहले से ही ये पोस्ट कर रखा है। तो मुझे लगता है 23 तारीख को बहुत कुछ तय होगा। यूपी के लिए आने वाले समय में 27 की सरकार किसकी होगी ये भी तय होगा। लेकिन मैं प्रोफेसर रागी के पास एक बार जा रही हूँ। प्रोफेसर रागी, आप तो पूरा चुनाव देख ही रहे हैं, अब प्रचार आज खत्म हो गया है, लेकिन जनता, आपको लग रहा है इस बार मुद्दों से ज्यादा हावी नारे रहे हैं? अब यहाँ पर अजीज खान साहब ने जरूर कहा कि नारे बांटने वाले, काटने वाले, लेकिन उन नारों की काट भी लगातार ये भी ढूंढते आए, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। उन्होंने ये भी कहा अखंड, अनेकता में अखंडता। बहुत सारे नारों को उस पर चढ़ाने की कोशिश की गई कि वो नारा फीका हो जाए, हमारा वाला आगे हिट हो जाए। सुचरिता, सबसे पहले तो मैं ये कह दूं कि जो बटेंगे तो कटेंगे ये चुनावी नारा नहीं है ना, ये देश को बचाने का नारा है। एक ताकत है जो कैंसर की तरह, दीमक की तरह स्वतंत्रता के बावजूद भी इस देश को चाट रहा है, अंदर से खोखला कर रहा है। वो ताकतें, उस ताकतों को हवा देने वाला कौन है? अखिलेश यादव है। उन ताकतों को हवा देने वाला कौन है? राहुल गांधी है। मैं मान करके चलता हूं और बहुत गंभीरता से मान करके चलता हूं कि राहुल गांधी विदेशी एजेंडे के तरह हिंदू समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। मैं नहीं जानता कि उनकी परवरिश कहाँ हुई है, किन ताकतों ने उनको पाला पोसा और बड़ा किया है, लेकिन उनका हैंडलर कोई कहीं और ही दिखता है। और यही कारण है कि जो समाज एक दूसरी दिशा में जाना चाहिए था, ऐसे सपनों का भारत गांधी जी ने भी नहीं सोचा होगा कि हिंदू समाज को, नहीं तो पुनः पैक्ट के लिए वो लड़ गए थे, अम्बेडकर से आमने सामने कर लिए थे। उस हिंदू समाज को विदेशी एजेंडे के तहत, विदेशी षड्यंत्र के तहत राहुल गांधी और ये जितनी परिवार पार्टियां हैं जो मान करके चलती हैं कि हम चांदी के चम्मच में लेकर के पैदा लिए हैं और हमारा बाप, हमारा हम, उसके बाद मेरा बेटा, उसके बेटे का गर्भ में बेटा, वही सत्ता का संचालन करेगा। ऐसी पार्टियों के नेता जो है वो देश हित की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कोई राक्षसी ताकत मंत्र करते हैं। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, ये इसलिए जरूरत हुई कि 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को और इस पूरे देश को दिखाई दिया कि यहाँ पर चुनाव बेरोजगारी के आधार पर नहीं होता है, कितना बेनिफिशियरी है,
मुसलमान इस्लाम के नाम पर वोट करता है और इस वोटिंग जवाब देने का मौका दे। मेरा टाइम बहुत कम मिला था, मुझे वक्त कम मिला था। काउंटर करना है तो हिंदू समाज को एक साथ खड़ा होना ही पड़ेगा। जो पहले सावरकर कहते थे संगठित हिंदू, जो डॉक्टर हेडगेवार कहते थे संगठित हिंदू, उस संगठित हिंदू समाज की ताकत को खड़ा ही होना पड़ेगा इस पॉलिटिकल इस्लाम को लड़ने के लिए। दूसरी बात, जहां तक मामला है, प्रोफेसर आगे जो बात कह रहे हैं, प्रोफेसर आगे आप जो बात कह रहे हैं उस पर जैसे आप देखिए, बहुत सारे लोग इंटरजेक्ट करना चाह रहे हैं। अजीज खान साहब बोलना चाह रहे हैं। हाँ बोलिए, कंप्लीट करिए। हाँ, जहां तक शिवसेना का सवाल है, 10 सेकंड दे दे। शिवसेना का तो वैचारिक और बौद्धिक खतना हो चुका है। शिवसेना जिनके बाला साहब ठाकरे जी कहते थे कि कांग्रेस पार्टी के सामने जाने वाला हिजड़ा ही होगा, तो अब वो अपने बेटे के बारे में संभवतः वो भविष्यवाणी नहीं जानते थे कि उनका बेटा एक दिन वही काम करेगा। तो वैचारिक के तौर पर मैं मानता हूं कि आज शिवसेना अपने बेटे के लिए, उद्धव ठाकरे सिर्फ अपने बेटे को आने वाली सत्ता की राजनीति का बनाने के लिए हिंदू समाज को तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी से बाहर गए। वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए कोई बौद्धिकता के कारण, महाराष्ट्र। अब आप जो बात कह रहे हैं, आपने कहा ये नारा नहीं है, और अगर मैं इस बात को मानूं कि वोट कंसोलिडेट हो रहा है कि नहीं, क्या अगर एक तरफ मुसलमान एकजुट होकर वोट दे रहा है तो क्या हिंदू भी एकजुट होकर वोट देगा? सवाल मेरा ये है, क्योंकि न सिर्फ वोट जिहाद की अपील, बल्कि आपको बताऊं कि एक धर्माचार्य कालीचरण महाराज है, उन्होंने कहा कि हम भी इसी तरह का फतवा जारी करना चाहते हैं। मैं भी सीधे एक संदेश दे रहा हूं, एक आदेश दे रहा हूं, और ये धर्म आदेश है कि हिंदू भी उसी को वोट दे जो अपने हित का सोचते हैं। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ, अजीज खान साहब आपके पास आ रही हूँ, चारू जी उसके बाद आपके पास जाऊंगी। अजीज खान साहब जरा बताइए, अब अगर ये वाली बात आ गई कि हिंदू वोट कंसोलिडेट होने लग जाए तो फिर क्या होगा? अगर जो बात कही जा रही है कि भाई सिर्फ मुसलमान वोट नहीं, क्योंकि जो अपील अगर वहां महाराष्ट्र में हो रही है उस वोट अपील का असर यहाँ यूपी में भी होगा, लेकिन अगर वही वोट कंसोलिडेशन दूसरी तरफ से होने लग जाए, क्योंकि यहाँ पर अब धर्माचार्य कह रहे हैं कि हिंदू भी अपना हित सोचकर वोट करें, मैं ये आदेश देता हूं, फिर क्या होगा? देखिए सुचेता जी, मैंने कहा इससे पहले इन्होंने तमाम नैरेटिव सेट किया। अब इन्होंने ये नैरेटिव सेट किया है कि मौलाना सज्जाद नौमानी ने इस तरीके का फतवा जारी किया है। उन्होंने खुद अपने स्टेटमेंट में कहा कि मेरा वीडियो जो वायरल हो रहा है ये टेम्पर्ड है, ये AI से गढ़ा हुआ है। एक बात आपको बता दें, उसमें भी ये फेक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं। उन्होंने कोई ऐसा स्टेटमेंट या फतवा नहीं दिया, पहली बात। और एक बात आप समझिए, अभी संगीत रागी जी बोल रहे थे कि साहब हिंदू समाज एक हो जाए, और हो जाना चाहिए, वरना कट जाएगा। मैं कह रहा हूं यूपी PSC के जो बच्चे ये धरना प्रदर्शन कर रहे थे, RO के बच्चे, क्या हिंदू समाज के बच्चे नहीं रहे? किसान जो 750 किसान शहीद हो गया, वो लगातार मांग करता रहा, 1 साल बैठा रहा, अपने हितों की लड़ाई के लिए, अपने बाल बच्चों, अपने पीढ़ियों के लिए, अपने भविष्य के लिए लड़ता रहा। क्या वो हिंदू समाज से नहीं ताल्लुक रख रहा था? मोहित पांडे जिसकी कस्टोडियल डेथ हो गई इसी चिन्हट लखनऊ में, क्या वो हिंदू समाज से ताल्लुक नहीं रख रहा था लड़का? अमन गौतम जिसको जिस तरह पुलिस ने कस्टडी में लेकर के मारा, क्या वो हिंदू समाज से ताल्लुक नहीं रख रहा था? देखिए, इनके लिए ना हिंदू ना मुसलमान, इनके लिए सिर्फ राजनीति के अलावा इनके पास और कुछ नहीं है। ये किसी के नहीं है, ना ये हिंदू के हैं, ना ये मुसलमान के हैं, सिर्फ ये राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन इस देश का हिंदू और मुसलमान हमेशा मुत्तहिद रहा है, एक रहा है, यूनाइट रहा है, हमेशा यूनाइट रहेगा। ये कितना भी मुद्दे को भटकाने की कोशिश करें, इनके भटकाने पे कोई भटकेगा नहीं। महंगाई, बेरोजगारी, अजीज खान साहब, मुझे ये बड़ा अजीब लगता है, अजीज खान साहब, मुझे ये बड़ा अजीब लगता है, आप ये कहते हैं कि इस देश का हिंदू मुसलमान एक है। मैं आपसे सहमत हूं। अगर आप ये कहते हैं कि इस देश का हिंदू मुसलमान एक है, एक मिनट चारू जी, एक सेकंड, अगर जब इस तरह की वोट अपील्स होती हैं, एक समुदाय से होती हैं, और कहा जाता है कि आप सिर्फ इनके लिए वोट करिए, ये फतवे जारी होते हैं, तो इन फतवों को भी तो असंवैधानिक या फिर ये समाज के ताने बाने को तोड़ने वाले हैं, ये आप लोग नहीं कहते? क्या एक समुदाय को सीधे सीधे फतवा जारी करके कहा जा सकता है कि आप इस सरकार के लिए वोट करिए? ये सही है? तो मैंने वही कहा कि उसी हिसाब से फिर आप हिंदू समाज भी अगर यही करने लग जाएगा। चारू जी, मुझे ऐसा लगता है
एक है, सेफ है, बटेंगे कटेंगे। मैंने शुरू में कहा कि चुनाव, पूरी बात आपने सुनी नहीं लगता। हाँ अच्छा कंप्लीट कर लीजिए 10 सेकंड में, फिर मैं चारू जी के पास जाऊंगा। आपने सुनी नहीं पूरी बात। नहीं मैंने क्यों नहीं सुनी, मैंने बिल्कुल सुनी। 10 सेकंड मुझे दे दीजिए। मैंने पहले ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा कि किसी तरीके का, ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा मैंने, प्लीज 10 सेकंड सुचेतर जी, कि किसी तरीके का कोई फतवा जारी नहीं किया गया है, किसी ने कोई फतवा जारी नहीं किया। बीजेपी सिर्फ वीडियो को टेम्पर्ड करके इस तरीके की बात को मनगढ़ंत तौर पे जारी कर रही है। कोई फतवा नहीं है, ना लिखित में है ना वीडियो में है। ये सिर्फ बीजेपी एक नैरेटिव सेट करना चाहती है और इस तरीके का माहौल पैदा करना चाहती है। कोई फतवा नहीं है, उनका बयान है भाई, देना हो नहीं अजीज खान साहब, नो 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 नो, उनका बयान है के लिए, अपने परिवार के भविष्य के लिए, जिसको जहां वोट देना है वो दे। कोई फतवा जारी नहीं किया गया। ये फर्जी, ये फेक नैरेटिव नहीं। एक मिनट, एक तो नोमानी जी का तो बयान है, दूसरी बात ऑल इंडिया उलेमा काउंसिल ने बकायदा शर्तें जारी की हैं, उनके ऊपर भी चिट्ठी में दिया गया है। आप ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ है नहीं। चारू जी जरा बताइए। अब सीधे देखिए, अगर एक समाज एकजुट होकर वोट करने की बात करेगा तो दूसरी तरफ से भी हलचल होगी, ये स्वाभाविक है। चारू जी आप मुझे बताइए, इसका कुछ असर इस चुनाव पर होगा कि नहीं होगा? चारू जी देखिए, हाँ किशोर जी को भी लीजिए। देखिए, पहली बात, विभाजन की बात विपक्ष करता है, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात करती है। हम आज भी कह रहे हैं एक रहिए, यूनाइटेड रहिए, हम एकता की बात करते हैं। हम इनके जैसे लोग नहीं है कि हिंदू मुस्लिम डिवाइड करने से इनकी दाल नहीं गली तो अब जातियों के नाम पर देश का विभाजन करने चल देंगे, क्योंकि इनकी तो सोच भी यही है और इनकी नीयत भी यही है। इनके नेता, इनके सहयोगी नेता वोट जिहाद की बात करते हैं, इन्हें कोई आपत्ति नहीं है। इनके नेता, इनके सहयोगी नेता कहते हैं 10 मिनट के लिए यहाँ से पुलिस हटा दीजिए, इनको उस बात से कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा, ये माँ और मराठी की क्या बात कर रहे हैं भाई? मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, आपके नेता अगर नेत्री शाइना एनसी का अपमान करते हैं तो आपको माँ याद नहीं आती? आप मराठी की बात करते हैं, आप स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे जी की बात को पूरा का पूरा नकार देते हैं। आप जाकर जिसके खिलाफ उन्होंने पूरी जिंदगी आवाज उठाई, उनसे जाकर हाथ मिला लेते हैं और आज आप उनकी तरफदारी करते हैं। और शायद सपा के प्रवक्ता ने ये बात कही थी, भाई मैंने नहीं कहा छोटा पोपट, वो मेरी आवाज नहीं थी, वो मेरे शब्द नहीं थे, ये शब्द भी बाला साहब ठाकरे के हैं। तो या तो आप उनके साथ हैं तो उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलने की हिम्मत रखिए, और अगर आप उनके दिखाए हुए मार्ग पर चल नहीं रहे तो काय को ढोंग करते हैं उनका फोटो अपने पीछे लगाकर? उनकी आत्मा तड़प रही होगी आपका ड्रामा देखकर, आपका तमाशा देखकर। देखिए, आज महाराष्ट्र में विकास हो रहा है, और अब मैं वापस फैक्ट्स पे बात कर रही हूं क्योंकि यहाँ की कंपनीज की बात कर रहे थे। हाईएस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे देश में कहीं आता है तो वो महाराष्ट्र में आता है, और अब आने लग गया है क्योंकि हमने एक सशक्त सरकार दी है। 52% एफडीआई महाराष्ट्र में आता है। जिन कंपनीज के छोड़ के जाने की ये बात कर रहे थे वो उद्धव जी के रेजिम में हुई थी। क्यों? क्योंकि उद्धव जी एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं दे पाए थे। हर दिन एक नया तमाशा, हर दिन एक नया धरना। रे आपने मेट्रो शेड तक तो बनने नहीं दिया। तो आज आप जिस धारावी का भी एग्जाम्पल लेकर आ रहे हैं, पहली बात उसके लिए टेंडर खुला था, दूसरी बात वो भी उद्धव सरकार में हुआ था, और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर डेवलपमेंट की बात होती है, अगर एक गरीब को सर के ऊपर पक्की छत, एक अच्छा फ्लैट मिलने की बात होती है, तो आपको इन सब चीजों से परेशानी आज भी हो जाती है। मुझे तो आप लोगों की पॉलिसी नहीं समझ में आती। आखिरी बात, अभी ये कह रहे थे ये जीतने जा रहे हैं, जिस तरीके से ये हरियाणा में जीते, चारू जी यहाँ किशोर जी बैठे हुए हैं, तो हम जीत गए। तो भाई इसी तरीके की मॉरल विक्ट्री आपने 24 लोकसभा जीता, ऐसी आपने हरियाणा जीता, तो इस तरीके की मॉरल विक्ट्री आपको महाराष्ट्र में। किशोर जी बैठे हुए हैं, आपकी सोच। अब उद्धव ठाकरे जब कहते हैं कि भाई उनका घर, उनका तो हिंदुत्व घर जलाने वाला है, मेरा घर बनाने वाला है, तो इस तरह की बयानबाजी हो रही है। देखिए, मैं सच कहूं तो इस चुनाव में इन बयानों और नारों के अलावा हमने सुना कुछ नहीं है ज्यादा। इन चुनावों में यही हुआ है, और अगर वोटर इन नारों से और इन बयानों से प्रभावित होकर वोट डाल रहा है तो वो सोच क्या रहा है, ये भी समझने की जरूरत है। किशोर जी, आपको लग रहा है आपने शुरू में ही डिसमिस कर दिए ये नारे, लेकिन यहाँ अजय वर्मा जी कह रहे हैं कि 180 से 190 सीटों से महाराष्ट्र में महाअघाड़ी की सरकार बन रही है। आपका कुछ आंकलन है? आप लोगों की भी तो मीटिंग्स होती है, इंटरनल सर्वेज होते हैं, क्या लग रहा है? मैं तो यवतमाल जिले में हूँ और मैं प्रचार में बिजी हूँ। तुम्हारे प्यार से मैं आया हूँ यहाँ। एक बात मैं बताता हूँ सुचेता जी, कि जो बीजेपी की पीछ है, हिंदू मुसलमान क्या बोलते वो बटेंगे कटेंगे। अब मैं हमारे रागी जी को बताना चाहता हूँ कि संगीत जी की क्या है, कैसा मजाक उठता है। क्रिकेट के अंदर बच्चे क्या बोलने लगे, फुल टॉस डालोगे तो छक्के पड़ेंगे,
अब मजाक कैसा है, फुल टॉस डालेंगे तो छक्के पड़ेंगे। रात को बच्चा बार बार पानी पीता है तो मम्मी बोलती है ज्यादा पानी पियोगे तो ज्यादा पेशाब करोगे। अरे क्या मजाक हो गया भाई। दूसरी एक मेरी बात मैं बताता हूं, आपने पिच बनाई, उसमें जो जो खेल रहा है वो खेलते रहे, बोलते रहे, लेकिन एक बात मैं बताता हूं, महाराष्ट्र की जनता इस पिच पे खेल नहीं रही है। महाराष्ट्र की जनता उनके मुद्दों पर बात कर रही है जो चुनाव में रिफ्लेक्ट होगा, मैं बता रहा हूं। और चारू प्रज्ञा ने जो कहा कि ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट उद्धव जी थे तब गए, अरे मैं बोलता हूं कि अनपढ़ लोगों को मत बुलाया करो, कम से कम जिसको मालूम है उसको बुलाया करो। एयरबस का प्रोजेक्ट नागपुर से अभी शिफ्ट हुआ है, वेदांता का प्रोजेक्ट हमसे वो उन्होंने डील कर ली, उसके बाद शिफ्ट हुआ। और दूसरी बात इन्होंने कही, अब मुझे बताइए, मुझे अजय वर्मा की उस बात से बहुत बुरा लगा। दिखाइए भाई अजय। उन्होंने बोला कि अडानी को 1500 एकड़ जमीन दे दिए। मैं बताऊं तुमको, धारावी से लेके पनवेल तक सारी जमीन, सारा खारपान पट्टा, वहां पे 6.5 लाख हेक्टेयर जमीन, और बंबई के महाराष्ट्र के सारे बंदरगाह, सारे एयरपोर्ट गौतम अडानी को दिए। मैं बता रहा हूं, गौतम अडानी पे हमारे जो आरोप है, तो मैं बता रहा हूं कि उसमें तथ्य है, उसमें तथ्य, ये नैरेटिव हमने लोगों को बताया है। और मैं चाहूंगा चारू प्रज्ञा, तुम्हारे पार्टी को अच्छे सीटें मिले, आप जीत जाओ, लेकिन जो काम आपने किया महाराष्ट्र में, मेरी पार्टी तोड़ डाली। फिर वो तस्वीरें भी दिखाते हैं ना किशोर जी, वो तस्वीरें भी जारी की जाती है, और ऐसा नहीं है, कांग्रेस की नई सरकार है ना, जवाब दे रहा हूं, जब वहां तेलंगाना में वो भी कर रहे हैं अलायंस, ऐसा तो नहीं है। अगर इन्हें सिर्फ बीजेपी ही एक तरह से प्रमोट कर रही है, क्योंकि यही आरोप आप लगाते हैं, तो बाकी लोग क्यों करने में लगे हैं? बाकियों को तो हाथ पीछे खींचना चाहिए। अब ये जो तस्वीर उन्होंने चला दी भाई, रॉबर्ट वाड्रा की भी साथ में है, ममता बनर्जी भी बंगाल में बुला रही है, सुचारिता जी तेलंगाना में भी बुलाया जा रहा है। जरा बात कर लेता हूँ। नहीं, आप तो बात रख ही रहे ना, एक बार चारू जी का उस पर जवाब ले लेते हैं। अरे मैं पूरी कर लेता हूँ ना। अच्छा, पूरी नहीं हुई अभी? अच्छा, अभी कहाँ, चलिए पूरी कर लेते हैं। नहीं, थोड़ा ही समय बचा है। बहुत आदर के साथ आपने मेरा नाम लिया, मुझे अनपढ़ बता रहे हैं। अब आप जानते हैं मैं आपकी कितनी इज्जत करती हूँ, आप संघ से आते हैं, ठीक है, लेकिन अब मेरी बात पूरी होने दीजिए। सुचारिता जी, अच्छा ठीक है, जवाब नाम लेकर अनपढ़ बता रहे हैं, तो तुम्हें व्यक्तिगत हमला करता है ना, वो जवाब देना चाह रही है, जवाब दीजिए। अरे आपका जवाब सुन लिया मैंने, आपका जवाब मुझे अटैक करना था। जवाब नहीं है, पूरा जवाब नहीं है। ठीक है, चारू जी बोल रहे हैं। सुन लो चारू। किशोर जी, अरे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आपसे तो कर ही सकती हूँ रिक्वेस्ट, आप तो हमारे पुराने साथी हो, आपसे रिक्वेस्ट नहीं करूंगी तो किससे करूंगी? सुचारिता जी देखिए, मैं किशोर जी की बहुत इज्जत करती हूँ, वो आज भी विचारधारा से, मन से हमारी पार्टी से ही जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं उनकी इज्जत करती हूँ, उसका मतलब ये नहीं है मैं उन्हें गलत बात टीवी पे कहने दूंगी, खासकर अपने खिलाफ। मैं आपको याद दिला दूं, अगर आप स्वर्गीय रतन टाटा जी की एक ट्वीट देखें, 2021 में ये ट्वीट हुई है, 2021 में एयरबस की डील हो गई थी। 2021 में किसकी सरकार थी किशोर जी? किसकी सरकार थी? किसकी सरकार थी 2021 में महाराष्ट्र में? तो फैक्ट्स आप भी पढ़ लीजिए, पर आपकी तरह मैं निरादर नहीं कर सकती जैसे आपने मेरा नेशनल टेलीविजन पे कर दिया। मैं पढ़कर आती हूँ, जो बात बोलती हूँ जिम्मेदारी से बोलती हूँ। तो सच्चाई ये है कि सत्यानाश अगर किसने महाराष्ट्र की इंडस्ट्रीज का किया है तो वो उद्धव सरकार ने किया है। बढ़ते डेवलपमेंट को रोकने का काम अगर महाराष्ट्र में किसी ने किया है तो वो उद्धव सरकार ने किया है। झूठ के दम पर सत्ता पाने के लिए गलत लोगों का हाथ जिसने मिलाया है वो उद्धव सरकार ने किया है। और ये बात मैं क्या आप भी जानते हैं, तभी तो भारतीय जनता पार्टी को शुभकामनाएं देते रहते हैं। तो सुचारिता जी, अगर कैमरा पर्सन जूम इन करे, मैं आपको रतन टाटा जी की ट्वीट दिखाना चाहती हूँ, एयरबस की, सितंबर 2021 की ट्वीट है। आप बताइए अब क्या बोलेंगे आप किशोर जी? ये कही सुनी कांग्रेस की बातों को मत दोहराया करिए। बाला साहेब इसीलिए छोटा पोपट कहते थे, क्योंकि छोटे भी हैं और पोपट का मतलब थोड़ा बुद्धू होता है, बुद्धू होता है ना? तो आप समझदार हैं, परे छोड़िए कांग्रेस को, आप तो समझदारी की बात करिए।
नहीं, ये वाला टॉपिक वैसे प्रोफेसर रागी का भी बड़ा फेवरेट टॉपिक है, तो प्रोफेसर रागी के पास भी एक बार जा रही हूँ, क्योंकि अभी तो अजीज खान साहब आपने बिल्कुल वही किया है। अरे मुझे आपने नहीं, एक मिनट किशोर जी एक सेकंड रुकिए ना सर, फिर बाकी लोग कहेंगे हमें बोलने नहीं दिया। आप बताइए फिर अब किस की नाराजगी मोल ले लूं मैं? बुलाया मुझे बोलने। अरे क्यों, आप तो शुरुआत करते हैं हमेशा डिबेट की। एक मिनट सुनिए, अभी देखिए अजीज खान साहब ने प्रोफेसर रागी उसी तरह से डिफेंड किया जैसे संसद में अखिलेश जी ने डिफेंड किया था राहुल गांधी को। उन्होंने कहा कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका होता है। अब ये जो चुनाव है हरियाणा के बाद बहुत से सवाल फिर से उठ गए थे कि हरियाणा में कैसे हो गया। अब ये जो चुनाव है ये भी एक बार फिर से बहुत सी चर्चाओं को जन्म देंगे, जो भी नतीजे आएंगे यहाँ पर। सुचरिता, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी जानती है कैसे जबड़ों से जीत खींचा जाता है, और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और हरियाणा इसका उदाहरण है। उत्तर प्रदेश में देखना है क्या होता है, उसका हम अभी प्रेडिक्शन नहीं करते हैं, लेकिन दो बात जरूरी है। मैं भी धर्माचार्यों से अपील करता हूं, शंकराचार्य हैं, कि देखिए आप एक बहुत बड़ी ताकत के सामने यदि आपने हिंदुओं को संगठित एकजुट नहीं खड़ा किया तो आने वाले दिनों में आपके आश्रम बचेंगे ना आपके शास्त्र बचेंगे, ये ध्यान रख लीजिएगा। इसलिए समाजवादी पार्टी ने ही तो वोट जिहाद का नारा दिया था, और किसने दिया था? समाजवादी पार्टी ने दिया था। एक बात आ गई, वक्फ बोर्ड के लाखों एकड़ जमीन जो है वो क्या कांग्रेस पार्टी ने दिया? तो कांग्रेस पार्टी के वो दामाद रोहिंग्या लगते थे, बांग्लादेशी मुसलमान क्या कांग्रेस पार्टी के दामाद लगते थे? नहीं ना। इन सारे को बसा करके और रोहिंग्याओं को बसाने का काम, इस देश को अंदर से खोखला करने का काम जो है वो इन पंचर पुत्रों को किसने खड़ा किया? ये कांग्रेस पार्टी ने ही तो खड़ा किया। और आज के दिन में वो बांग्लादेशी मुसलमान जो इस देश में देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं, वो एक टेररिस्ट पॉकेट जो हमारे अंदर भारत की सीमाओं के अंदर जो बस गया है, और जिसके समर्थन में, जिनके बाप दादों ने इस देश का विभाजन किया, उसके समर्थन में कौन खड़ा होता है? समाजवादी पार्टी खड़ी होती है। कौन समर्थन में खड़ा होता है? कांग्रेस पार्टी खड़ा होती है। कौन समर्थन में खड़ा होता है? डीएमके खड़ा होता है। मैं मानता कि भारत के मुसलमानों के खिलाफ यदि कोई कार्रवाई हो रही और तब उनका विरोध करने के लिए यदि देश का मुसलमान सड़कों पर आ जाए तब तो बात कर। मैं तो अभी नालंदा में हूँ, देखा हूँ कि इस बर्बर मानसिकता ने किस प्रकार से हमारे विश्वविद्यालयों को तोड़ा, और उन बर्बर मानसिकताओं को देखिए, मैंने शुरुआत में वही बात की कि एक धर्माचार्य ने ये आदेश दिया है। उन्होंने कहा मैं खुलकर कह रहा हूँ हिंदुओं को कि आप वोट दीजिए उन्हें जो आपके हित की बात करते हैं, और मैं ये आदेश दे रहा हूँ। अब अगर ऐसे ही खड़े हो जाए सारे धर्माचार्य और कहने लगे तो फिर इस देश में ऐसा लगेगा कि चुनाव मौलाना और धर्माचार्य लड़ रहे हैं, नेता नहीं। ये बिल्कुल क्लियर है, ऐसा ही लगेगा, ऐसा ही लगेगा। और अगर नेता लड़ भी रहे हैं तो उनको उन्हीं के दर जाना पड़ेगा, या तो साधु संतों के या मौलानाओं के। इस चुनाव में एक शुरुआत तो हमने देख ली है। अब 20 तारीख को किसको वोट जाता है और 23 तारीख को किसकी सरकार बनती है। हम बस उम्मीद करते हैं कि वो सरकार त्रिशंकु सी ना हो, पूर्ण बहुमत की हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत में। Director, the taste of success. इजराइल के हमले की, जहां पे लेबनान के बेरूत में यहां पर हमला किया गया है। महायुद्ध की तस्वीर दिखा रहा है आपको, जहां पर देखिए किस तरीके से बमबारी की गई है इजराइल की ओर से। रुक कर यहां पर हमले हो रहे हैं। हालांकि ऐसा कई बार कहा गया कि दरअसल क्या हमले थोड़े कम हो जाएंगे या हालात सामान्य होने की ओर आगे बढ़ेंगे, लेकिन हालात सामान्य होने की बजाय दिन पर दिन और विकराल होते जा रहे हैं। जहां पर एक बार